बोर्ड पर रखना हमने। तीसरा बिंदु है वसा। वसा से मुख्य रूप से जो बीमारी होती है वो होती है मोटापा। क्या होती है? मोटापा। और ये मोटापा जो है मुख्य रूप से जब शरीर में अत्यधिक वसा जमने शुरू हो जाती है तब ये हमारी बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं मोटापा। और उसमें शरीर बेडोल आकार का हो जाता है। ये अमूमन 30 सेंटीमीटर पर क्यूबिक स्क्वायर से अगर व्यक्ति का भार ज्यादा है, भार पर ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर पर क्यूबिक स्क्वायर से, तब वो उसमें मोटापा आता है। इस मोटापा से बहुत सारी बीमारी हो जाती है, हृदय संबंधी, लीवर संबंधी, ब्रेन संबंधी बहुत सारी बीमारी हमारे इस मोटापे से जन्म लेती है। लेकिन जो मुख्य जन्म लेती बीमारी वो होती है इसमें उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। दो बीमारियां इसमें। उच्च रक्तचाप जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये उच्च रक्तचाप जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका रक्तचाप 80 से 120 होता है। लेकिन अगर 80 से कम हो जाए तो उसको कहेंगे निम्न रक्तचाप, और अगर 120 ऊपर हो जाए तो उसको कहेंगे उच्च रक्तचाप। ये क्रम से हृदय की डायस्टोल और सिस्टोलिक गतियों के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखने वाली बात है कि 80 से 120 के ऊपर ये हमारा जो उच्च रक्तचाप है वो वसा ज्यादा सेवन से होता है। अगर आपने वसा का सेवन किया है तो आपको निश्चित रूप से वर्क परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप इस वसा को पचा सकते हो। इसमें जो उच्च रक्तचाप होता है उसमें जो हृदय की जो रेट होती है 1 मिनट में जो 72 टाइम्स धड़कता है वो उसकी रेट पल्स रेट बढ़ करके कभी कभी 120 तक पहुंच जाती है। और अगर ये लगातार बढ़ती रहे तो व्यक्ति जो है वो उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्टकट में बीपी, ब्लड प्रेशर हो जाता है उसका ज्यादा। तो ये मुख्य रूप से वसा के कारण जो है हमें बचना है। तो हमें मीठा जो है तेलीय पदार्थ है, चिकनाई युक्त पदार्थ को कम मात्रा में खाने, अगर खा भी लिए तो हमें उसको पचाने की हमारी शक्ति होनी चाहिए। हमें उसका जो है परिश्रम करके उसको अपन कम कर सकते हैं। इसके बाद आता है खनिज लवण। देखो खनिज लवण, खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो हमारी किताब में लिखे हुए हैं वो है पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम। ये मुख्य रूप से हमारे खनिज लवण है जो हमें बहुत जरूरी है। इनमें जो पोटेशियम है और ये कैल्शियम और ये आयोडीन और ये मैग्नीशियम, ये चारों तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाते हैं तो हम जो है वो खनिज लवण के विकार से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हमारे अंदर, मैं उदाहरण देता हूं आपको, अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे को गेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? गेंगा, जिसमें व्यक्ति का गला सूज करके बड़ा हो जाता है, वो गेंगा रोग है। इसी प्रकार अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमारे जो दांत हैं, हड्डियां हैं, और जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की हड्डियां हल्का सा नीचे गिरा नहीं, हड्डियां टूट जाती है, वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इसी प्रकार जो पोटेशियम है ये हमारे जो रक्त के अंदर जो रक्त होता है उसके परिवहन को बनाए रखने के लिए भी ये आवश्यक। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी हमें, और एक लोहा, ये लोहा, ये हमारे खून के अंदर जो एक लोहा है, हमारे रक्त में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से
हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए लोहा नामक तत्व के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये छोटी छोटी चीजें बोर्ड में पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है कि खनिज लवणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो आपको ये 4-5 नाम लिखने हैं, फिर इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन करना है। वर्णन ये 4 नाम लिखते हैं, कभी कैल्शियम कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, आयोडीन कमी से घेंगा रोग, और लोहा और मैग्नीशियम से हमें हीमोग्लोबिन की जरूरत है। और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है इसमें, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन यानी शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है खनिज लवण। ठीक है, इसका अगला है आपका जो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, और वो है जल। ये जल, इस जल जो संक्षिप्त है, ये नोट्स बनाने के व्यू है, पूरा विस्तृत आप पुस्तक में पढ़ सकते हो, लेकिन जो मैं संक्षिप्त बता रहा हूं ये इसको याद करने से पूरा लगभग याद हो जाता है। इसका अगर अपन सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल बनता है, ये केमिकली रूप से। और पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, नाम इसका सार्वत्रिक विलायक। अब सार्वत्रिक विलायक का मतलब क्या हुआ? सार्वत्रिक विलायक अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी ये हर चीज को अपने अंदर घोल सकता है, किसी भी चीज को दुनिया की इस पानी के अंदर हर चीज घुल सकती है, इसलिए वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। लेकिन अब पानी कैसा होना चाहिए, पानी को हम कब उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें पानी पीने योग्य पानी के क्या गुण होने चाहिए? पहला गुण है पानी साफ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पानी साफ होना चाहिए। दूसरा, उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन होनी चाहिए। तीसरा, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं होने चाहिए। ठीक है। और चौथा, इसके अंदर जैसे कोई रेत है, कंकड़ पत्थर, वो भी नहीं होने चाहिए। और पांचवा है वो पानी है वो बिल्कुल जो है वो मीठा होना चाहिए, भी एक पानी का महत्वपूर्ण गुण है। अगर ये चीजें हमें मिल जाए, पूरा प्रश्न आता है बोर्ड में 2 नंबर का कि जल के ऊपर लेख लिखिए, तो आपको यहां से जरूर करना पड़ेगा कि पानी का सूत्र इसको होता है, ये सार्वत्रिक विलायक है। पीने योग्य पानी में 4 या 5 ये गुण होने चाहिए। पानी साफ होना चाहिए, पानी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, पानी में कीटाणु नहीं होना चाहिए, पानी में रेत, कंकड़ इत्यादि नहीं होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण चीज है वो पानी हमारा कैसा होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। पानी मीठा होना चाहिए। तो ये, अब इस पानी अगर अपन शुद्ध नहीं पिएंगे तो पानी से होने वाली बीमारियां ये भी आता है कि ये सब पूरा पानी के अंदर है। अब साइंस का आदमी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, हिंदी इतनी साफ लिखनी आती नहीं है। बीमारियां देखो, बीमारियां में इसमें सबसे पहले एक बीमारी है, हम 3 तरह की बीमारी होती है वैसे मुख्य रूप से जो पानी से जनित है। एक होती है वायरस जनित, 2 कीटाणु जनित या विषाणु, तीसरी कीटाणु विषाणु, और एक होती है प्रोटोजोआ। ये 3 प्रकार की। इनमें से जो पानी के अंदर जो बीमारी होती है मुख्य रूप से वो होती है प्रोटोजोआ जनित। कौन सी बीमारी होती है? प्रोटोजोआ जनित। और इसमें जो पानी पीने से जो महत्वपूर्ण पहली बीमारी होती थी उसका नाम था नारू रोग। एक रोग होता है नारू रोग। इसका जो रोगजनक है उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। ये सब पानी के अंदर है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। ये ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस एक जीव होता है जिसका नाम है साइक्लोप्स। ये इस साइक्लोप्स के अंदर ये ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस पाया जाता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में जो प्रवेश करता है तो हमारा आमाशय इस साइक्लोप्स, जैसे ऐसा जीव होता है, जैसे मान लो ये जीव है, ये साइक्लोप्स है, इसके अंदर होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। जैसे अपन पानी को पीते हैं लोटे को भर करके, तो क्यों क्या होता है, इस ऊपरी परत को तो हमारा आमाशय है वो नष्ट कर देता है, लेकिन जो अंदर ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस वो नष्ट नहीं होता है, और वो सीधा सीधा हमारे
पेट के अंदर पहुंचता है, पेट से रक्त वाहिनियों की सहायता से हमारे जो शरीर के कमजोर अंग हैं जैसे पांव या हथेलियों के पास जब वहां पर जाकर के ये एक सफेद धागे के रूप में बाहर निकलता है और व्यक्ति को विकलांग या अपंग बना देता है। इतना खतरनाक है ये पानी से होने वाला रोग जिसका नाम है नारू रोग। इसीलिए हमें पानी कैसा पीना चाहिए? साफ पीना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, कीटाणु नहीं होना चाहिए, है ना। कीटाणु आप सब लिख सकते, कीटाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब मैंने अवलिख में लिखे, कोई भी नहीं होना चाहिए, तभी आपका पानी उत्तम माना जाएगा। प्रश्न पूरा ऐसा था बोर्ड में, नारू रोग क्या है, नारू रोग के लक्षण, नारू रोग कैसे होता है। तो आपको नारू रोग लिखना है। नारू रोग एक प्रोटोजोआ जनित रोग है और ये साइक्लोप्स नामक जीव के अंदर पाए जाने वाले डेकनकुलस मेंडिनेंसिस लार्वा होता है, उसकी सहायता से फैलता है। उसको अपशिष्ट पानी पीने से लक्षण क्या है? धीरे धीरे ये व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, जहां पर ये निकलता है बाहर। पूरी बात है कि आपने बताई कि हमारे पीते साइक्लोप्स का पाचन हो जाता है, लेकिन ऊपरी आवरण का जो है ड्रैगनफ्लूस का पाचन नहीं होता है, वो अंतों में चला जाता है और अंतों में जाकर हमारे शरीर में वृद्धि करता है वहां पर। और एक पुराने जमाने के अंदर जो है नारू रोग बहुत प्रचलित था, वर्तमान के अंदर इस रोग का कोई अस्तित्व नहीं है। इस नारू रोग के साथ में एक होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसको बोलते हैं पेचिस। ये पानी से जनित बीमारी है पेचिस, इसका रोगजनक है। ये अलग अलग रोग है सब, नारू, पेचिस। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं कि जल से होने वाली बीमारियां। पहली बीमारी कौन सी पढ़ ली? नारू। दूसरा पेचिस। पेचिस पेट के अंदर दर्द होता है रे करके, वो भी पानी, यानी अगर आप पानी शुद्ध नहीं पी रहे हो, शुद्ध पानी किसे कहेंगे? साफ होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, कीटाणु नहीं होना चाहिए, रेत नहीं होना चाहिए और मीठा होना चाहिए, वो पानी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो पानी अशुद्ध होगा और उसकी सहायता से हो सकता है आपको पेचिस हो जाए। उसका जो रोगजनक होता है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक जो है वो प्रोटोजोन्स है, छोटा सा प्रोटोजोन्स है जो हमारे जैसे गंदे पानी से होता है और जाकर के आंतों के अंदर होता है, बार बार हमें दस्त लगती है, पेचिस होती है, व्यक्ति को कमजोर कर देता है। तो ये भी एक भयंकर बीमारी है। बोर्ड के एग्जाम दो ही आपके, नारू और पेचिस। तो पूरा 4 नंबर का पार्ट है, उसमें से मैं तो बताऊं 2 नंबर का यही आता है कि जल क्या है, पीने के जल में क्या गुण होने चाहिए। तो जल क्या है, आप क्या लिखोगे? इसका सूत्र H2 होता है, ये सार्वत्रिक विलायक है। हमारे शरीर में लगभग 92%, कहीं कहीं तो इसको 99% भी है, लेकिन हम 92% या ऐसे कहें जैसे ये पृथ्वी है उसका 1/3, यानी 1/3 से भी ज्यादा, जैसे ऑक्सीजन होती है हमारे वायुमंडल में 78, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और बाकी के अन्य। उसी प्रकार सबसे ज्यादा हमारे शरीर में नाइट्रोजन की तरह अगर तत्व है लगभग 90%, तो वो है जल। इसलिए हमें जल शुद्ध होना चाहिए ताकि हमें बीमारियां, पूरा एक प्रश्न आपकी पुस्तक में कि जल से जनित होने वाली बीमारी। इसके बाद में इसमें एक चीज और है, मिलावट।